हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अर्जित ताम्रकार और आप देख रहे हैं अर्जित जैन। इस वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है 500 एमसीक्यू सीरीज ऑन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस विद एक्सप्लेनेशन। इस सीरीज में मैंने चैप्टर हमारा है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, उसके एमसीक्यू इस तरीके से लगा रखे जिससे कि अगर कोई नया पर्सन भी है तो उसके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होते जाए, प्लस और कोई पुराना पर्सन जिसको कॉन्सेप्ट मालूम भी है लेकिन वो कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज्ड है किसी भी चीज को लेके, तो उसके भी डिटेल में क्लियर होते जाए। प्लस अपन एमसीक्यू करेंगे साथ में तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के अपन ये वाली सीरीज शुरू करते हैं। ऑब्वियसली ये पार्ट्स में ही आएगी, इतने सारे एक बार में करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो आई होप अपन लोग ये 500 वाला मार्क कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और कोई भी फीडबैक हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो अपन अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, द कंपनीज आर रेगुलेटेड अंडर, मतलब कि कंपनीज को कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है। आपको बता दो, पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, 1956 था, लेकिन अब वो हट गया है और अब नया आ गया। उसकी जगह कौन सा चलता है, कंपनीज एक्ट 2013। अब ये हमारा इसका जो सही आंसर है वो थर्ड वाला है। अब उससे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी क्या होता है। अब देखिए, जो लोग नए जिनको मालूम नहीं बिल्कुल क्या है, आपको बता दूं। जनरली कंपनीज बहुत सारे टाइप्स की होती है। प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, वन पर्सन कंपनी होती है, प्रोड्यूसर कंपनी होती है। बहुत सारे टाइप की कंपनीज होती है और कंपनी में मेजरली दो लोग रहते हैं। कौन कौन, एक डायरेक्टर्स और एक शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर मतलब कौन हुआ, जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, तो वही मालिक कहलाते हैं। और शेयर होल्डर्स को हम क्या और क्या बोलते हैं, मेंबरशिप बोलते हैं। तो अगर मैं मेंबर बोलूं कंपनी में तो आप समझना कि मैं शेयर होल्डर बोल रहा हूँ। अब फिर डायरेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्टर कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज हैंडल करते हैं, मतलब जो रोजमर्रा का काम है वो देखते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब अगर आपको किसी भी टाइप की, बहुत सारे टाइप की कंपनी है, तो हर टाइप की कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए या मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, या फिर मिनिमम नंबर ऑफ इतने मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम इतने मेंबर होने चाहिए। ठीक है, तो एक बहुत सारे टाइप्स है कंपनी के। उसको सबसे पहले जो सबसे छोटा वर्जन कह सकते हैं, एक प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है, अब जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर मॉडल है कंपनी का। अब इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हैं और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं ये देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए बनाने के लिए, और मेंबर्स भी कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो अब आप बोलेंगे क्या 4 लोग चाहिए टोटल, तो 4 लोग भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 लोग मेंबर थे वो ही 2 लोग डायरेक्टर बन जाए। ठीक है, समझ में आ रही है, मतलब मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टर भी बन सकते हैं। तो ये वाली बात एकदम क्लियर कर लीजिए आप अपनी। आई होप आई एम क्लियर। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हुए प्राइवेट कंपनी में, 2। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर भी कितने हुए, 2। अब हम मैक्सिमम की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15। और मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 200। अब आपने ये जो 15 लिमिट्स ली काय की, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये चेंज हो सकती है। मतलब कि अगर आपको 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं किसी प्राइवेट कंपनी में तो आप कर सकते हो। आपको उसके लिए कंपनी में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है वो अपन थोड़े आगे समझेंगे, पहले अपन इस क्वेश्चन को डील करते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2, मैक्सिमम 15। ठीक है, अब पब्लिक कंपनी की भी बात कर लेते हैं क्योंकि पब्लिक कंपनी के भी क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप तब तक आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए रहते हैं, 3 चाहिए रहते हैं। और मिनिमम नंबर ऑफ, सॉरी गलत बोल दिया, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए रहते हैं उसमें, 3 चाहिए रहते हैं। और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर उसमें कितने चाहिए रहते हैं, 7 चाहिए रहते हैं। अब यहाँ पे 2 थे, वहां पे 7 हो गया। आपको अब समझ में आ रहा होगा, प्राइवेट कंपनी थोड़ी छोटी होती है, पब्लिक कंपनी थोड़ी बड़ी होती है। वहां पे मैक्सिमम डायरेक्टर्स वहां पे भी 15 ही हो सकते हैं, और 15 वाली लिमिट आप बढ़ा सकते हैं बिल्कुल। और वहां पे मैक्सिमम नंबर जो मेंबर है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अपन क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी।
तो हमें मालूम आंसर 2 है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछता है मीन नंबर डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी, इसमें आंसर 3, तो सेकंड वाला आंसर है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में पूछा गया है मीन नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, तो आंसर इसका थर्ड वाला होना चाहिए। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी, तो मिनिमम तो 2 ही थे, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, तो इसमें फर्स्ट वाला आंसर है। अब प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम की लिमिट है वो है 200, तो फोर्थ वाला है। पहले कोई और लिमिट थी, पहले ये लिमिट अलग थी, कुछ हो सकता है आपकी पुरानी बुक हो तो उसमें अलग लिखी हो, लेकिन जो लेटेस्ट रिसेंट बहुत टाइम से यही चल रही है 200 वाली। अब व्हाट टाइप इज ओपीसी? ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी। अभी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के बहुत सारे टाइप होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, निधि कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो प्राइवेट कंपनी का भी टाइप होता है, प्राइवेट कंपनी में एक टाइप होता है वन पर्सन कंपनी, उसको हम ओपीसी बोलते हैं। अब वन पर्सन से आप समझ रहे हैं, इसमें एक आदमी होता होगा, ये उन लोगों के लिए बनाई गई जो सिंगल सोलली बिजनेस करना चाहते हैं मेजरली। अब इसमें लिमिट्स का ही चेंज है, इसमें क्या लिमिट का चेंज हो जाएगा कि उसमें मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए थे, 2 डायरेक्टर चाहिए थे, तो इसमें मिनिमम डायरेक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मिनिमम मेंबर इसमें उसमें नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए रहते हैं, ओबीसी में मिनिमम मेंबर 1 हो जाता है, तो 1 डायरेक्टर 1 मेंबर मिनिमम के लिए। और मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम में मेंबर 1 ही रहता है, मतलब मेंबर इसमें हमेशा 1 ही रहेगा। और मैक्सिमम डायरेक्टर इन ओबीसी, उसका आंसर तब भी 15 ही रहेगा। आप डायरेक्टर की जितने चाहे अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंबर 1 ही रहेगा। अब एक क्वेश्चन इसके साथ एक ये आ जाता है कि जब एक मेंबर रहता है ना, तो आपको ओपीसी जब बना रहे होते हैं, आपको एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना रहता है। वो करता कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में वो आता है, रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि नॉमिनी कौन सी वाली कंपनी में अपॉइंट करते हैं, तो आप समझना ये वन पर्सन कंपनी की बात चल रही है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली ओपीसी इज ए प्राइवेट कंपनी, तो थर्ड है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ओबीसी 1 है, तो इसका आंसर सेकंड होगा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इसका भी आंसर 1 है, सेकंड है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इसका आंसर 1 है। अब इसके बाद पूछता है डज ए डायरेक्टर आल्सो नीड्स टू बी ए मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी। अब अभी हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था, अब यहाँ पे क्वेश्चन में तो पब्लिक कंपनी लिखा है, लेकिन अभी अपन सारे टाइप की कंपनीज की बात कर रहे हैं कि एक पर्सन को कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर होना जरूरी है कि नहीं। देखिए, मेंबर के पास शेयर होते हैं तो वो मालिक होते हैं, और हमने अभी समझा था कि भाई मेंबर डायरेक्टर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जरूरी है क्या कि जो डायरेक्टर बन रहा है वो मेंबर भी हो? तो सीधी बात बताओ, जरूरी नहीं है। मतलब डायरेक्टर को आप एक जॉब की तरह लीजिए, है ना, और जो मेंबर है उनको मालिक के लिए तरह लीजिए। अगर आपको मालिक बनना है कंपनी का, तो शेयर तो होल्ड करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप शेयर होल्ड कर रहे हो तो आप मालिक हो गए, लेकिन डायरेक्टर मालिक नहीं है, डायरेक्टर एक एम्प्लॉय टाइप का है। तो कोई एक पर्सन आके, भले ही वो क्या हो, उसके पास वो मालिक नहीं हो कंपनी में, वो एक जॉब कर सकता है, तो वो डायरेक्टर बन सकता है ना। अब मेंबर जो मालिक है वो ऑब्वियसली खुद अपनी कंपनी चलाना चाहते होंगे, ठीक, तो वो डायरेक्टर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। तो इसका रिक्वायरमेंट है क्या कि उसको मेंबर भी होना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं, सेकंड वाला आंसर है। इसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ओपीसी, वही 15 है अपना आंसर। इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस परपेचुअल सक्सेशन हैपेंस। अब परपेचुअल सक्सेशन हैपेंस समझने के लिए आपको पहले सेपरेट लीगल एंटिटी समझना पड़ेगा कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब एक पार्टनरशिप का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें छोटे में पढ़ा हुआ होगा, 11 12 में पढ़ा हुआ है, बीकॉम में पढ़ा हुआ होगा कि जब एक दो या दो से ज्यादा लोग मिलके इकट्ठे होते हैं कोई बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं, तो उसको अपन पार्टनरशिप बोलते हैं। हम दो में से एक पर्सन चला जाए, चाहे भले ही उसकी डेथ हो गई हो या फिर अपने उसे बिजनेस नहीं करना, तो हम बोल देते हैं पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, पार्टनरशिप खत्म हो गई। तो मतलब कि कोई पर्सन चला गया तो बिजनेस का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता,
कंपनी अलग होती है और उसके जो डायरेक्टर्स मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब डायरेक्टर आते रहेंगे जाते रहेंगे, मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी अपनी चलती रहती है। तो इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, तो ये किसमें वो है, हो सकता है कंपनी में हो सकता है, तो इसका आंसर थर्ड वाला है। अब 15th वाले में क्या पूछा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल इन ए कंपनी। कैपिटल मतलब पूंजी। तो आपको स्टार्ट करने के लिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि इतने लाख रुपए लगाने हैं, तो पहले होती थी बहुत पहले, अब बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे नन ऑफ द अबव आंसर आएगा, फोर्थ वाला। अब 16 पॉइंट में क्या बोल रहा है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड इन विच फॉर्म ऑफ एंटिटी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एचयूएफ, पार्टनरशिप। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जब एक प्राइवेट कंपनी का आप डेफिनेशन देखेंगे प्राइवेट कंपनी होती क्या, तो उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं इस कंपनी में। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है कि शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, अपन एक प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल लेते हैं और एक पब्लिक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं एक मेंबर हूँ पब्लिक कंपनी, मतलब मेरे पास शेयर इस कंपनी के, मैं चाहूँ तो मेरे शेयर किसी को भी दे दूं, कोई रोक टोक नहीं है इस बात पे। अब यही बात अगर मैं प्राइवेट कंपनी का मेंबर हूँ, मान लीजिए अपन को मालूम है 2 लोग मिनिमम चाहिए बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी, 2 लोग हैं, सामने वाले एक पर्सन के पास 200 शेयर है, मेरे पास 200 शेयर है, तो अभी टोटल कितने मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं और 400 शेयर है अभी टोटल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं चाहूँ तो मेरे शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दूं, थर्ड पर्सन, पूरे 200 के 200। अब मेरे जाने के बाद इस कंपनी में कितने लोग बचेंगे, 2 लोग बचेंगे। तो मैंने शेयर ट्रांसफर कर दिए, अभी मुझे शेयर ट्रांसफर करने से कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ये मना करा होता तो हम इसको क्या बोलते, प्रोहिबिशन ऑफ शेयर ट्रांसफर, मतलब कतई निषेध है। ठीक है, निषेध नहीं है ना, प्रोहिबिशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन वर्ड यूज किया गया है। बहुत से बच्चों को इसका आंसर अंतर नहीं पता होता, इसलिए मैं समझा रहा हूं। अब मान लीजिए इसी कंडीशन में क्या, मैंने उसे 2, अब मैं उसको अपने आधे शेयर दे रहा हूँ, मतलब 100 मैं रख रहा हूँ, 100 वो रख रहा है। अब इस ट्रांसफर के बाद टोटल कितने शेयर होल्डर हो जाएंगे कंपनी में, 3 शेयर होल्डर हो जाएंगे। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम लेवल पे कंप्लाइड है अपनी, मैक्सिमम लेवल पे कंप्लाइड, मैक्सिमम कितने हैं अपने 200। अब यहाँ पे शेयर ट्रांसफर हुए, कोई कुछ मना नहीं कर। अब मान लीजिए मेरे पास 200 शेयर है, मैं 200 अलग अलग लोगों एक एक शेयर दूं और मैं चला जाऊं, तो अब मेरे जाने के बाद ये पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, तो कंपनी में टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 200 तो वो लोग हो गए, और एक जो पर्सन आप बचे हुए थे उसके पास 200 शेयर थे, टोटल कंपनी में कितने लोग हो जाएंगे, 201 लोग हो जाएंगे। अपनी मैक्सिमम लिमिट कितनी मेंबर्स की प्राइवेट कंपनी में, 200। तो ये 200 से ज्यादा हो रहा है ना, ये ट्रांसफर गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब मैं अपन 199 तक खींच सकते हैं, 199 से जैसे ही 200 होने लगेगा ना, वो गड़बड़ हो जाएगी। अब एक मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ गड़बड़ में क्या गड़बड़ हो जाएगी, वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी, क्योंकि जो लोग जानते हैं पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है, वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है, जिसमें 200 मेंबर है और जिसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है। अब आपने 200 से ज्यादा लोग मेंबर कर ली तो आप पब्लिक कंपनी बन जाओगे। और प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में एक तो ये अंतर है, प्लस प्राइवेट कंपनी को कम कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, प्राइवेट कंपनी को ज्यादा कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन रहता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आई होप आपको समझ में आया हो कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में बहुत डिफरेंस होता है। अब पूछ रहा है, बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हाउ मेनी एजीएम शुड बी हेल्ड इन ए फाइनेंशियल ईयर। अब एजीएम क्या होता है, एजीएम होती है मेंबर्स की एक मीटिंग। अब वो क्या बोलता है, आपको एक फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट एक बार तो आपको एजीएम करनी है, मतलब सारे मेंबर्स को बुला के एक मीटिंग करनी है। ये सेक्शन 96 बोलता है कंपनीज एक्ट का। आपको सेक्शन भी याद करना है, कई बार ये सेक्शन भी पूछ लेते हैं। मैं इंपोर्टेंट सेक्शन ही बताऊंगा जो आपको याद करना है, ऐसे करने को तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन अपन अभी इंपोर्टेंट की बात करते हैं। क्या बोलता है, एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम एक बार तो करना चाहिए। अब कब करना चाहिए, जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उसके 6 महीने के अंदर करना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है, साल में एक बार करना चाहिए जब साल स्टार्ट हुआ, यानी कि साल फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल स्टार्ट कब होता है, अप्रैल से 6 महीने के अंदर आपको एक एजीएम करनी है।
और एक साल की एजीएम में और अगले साल की एजीएम में 15 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कितने महीने से ज्यादा? 15 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर के मैंने अप्रैल में ही 1 अप्रैल को अपनी मीटिंग करा ली, तो अगले साल जो फाइनेंशियल आएगा तो उसमें 6 महीने तो सितंबर में खत्म होते हैं, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने खत्म होते हैं। लेकिन अगर मैं सितंबर में करवाता तो अप्रैल और सितंबर से बीच में करीब करीब 18 महीने का अंतर आ जाता है, तो हमको 18 नहीं 15 का करना है। तो यानी कि अगले साल मुझे फिर जून तक मेरी एजीएम करानी होगी। आई होप आई एम क्लियर। मतलब कि एक साल में एक बार एजीएम करानी है, साल के स्टार्टिंग में, साल के स्टार्ट होने के 6 महीने के अंदर करानी है, और 2 एजीएम में गैप कितना नहीं हो सकता, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। और लेकिन इसमें एक थोड़ी सी एक और चीज है, वो क्या है, जब आप पहली साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जिस साल कंपनी बनी है उस साल 6 महीने वाली लिमिट 9 महीने हो जाती है। मतलब कि जिस साल कंपनी आपने मान लो कंपनी बनाई है 1 अप्रैल को, तो आपको पहले साल की एजीएम कब करानी रहेगी? 9 महीने के अंदर करानी रहेगी। ठीक है, ऐसा। आई होप आई एम क्लियर। अब मैं आपको बताऊं, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से होती है, तो पहले साल तो कुछ कराना ही नहीं पड़ता। अगर आपने अप्रैल में बनाई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, अपन उसके अगले साल भी करा सकते हैं। ठीक है। अब 18 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैक्सिमम गैप कितना सकता है एजीएम के बीच में? हमने पढ़ा 15 महीने, तो 15 तो हो गया। सेक्शन 96 क्या बोलता है? टाइम लिमिट होल्ड एजीएम। व्हाट इज द टाइम लिमिट? तो 6 मंथ्स बोलेंगे यहाँ पे अपन। होल्ड द फर्स्ट एजीएम की बात, फर्स्ट एजीएम के लिए 9 मंथ्स। अब क्या कंपनी क्या क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डज नॉट रिक्वायर टू होल्ड एजीएम? कौन सी टाइप की कंपनी को एजीएम रखने की जरूरत नहीं पड़ती? अब एक बात बताइए, अभी अपन ने 2-3 टाइप की कंपनी पढ़ी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। आपने देखा होगा 1% कंपनी में एक ही तो मेंबर था, और एजीएम किसकी होती है? मेंबर्स की एजीएम होती है। अब एक ही मेंबर है, मिनिमम भी एक है, मैक्सिमम भी एक। अब एक पर्सन खुद ही से अकेले मीटिंग कैसे करेगा? तो इसलिए उनको थोड़ी छूट दी हुई है कि भाई आप मत कीजिए, तो ओपीसी अगर नहीं करे एजीएम तो चलता है। आई होप आपको ये समझ में आएंगे, इसका अंतर ओपीसी वाला है। इस सीरीज को अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी ये सीरीज पूरी हो पाएगी, वरना क्योंकि मैं 500 क्वेश्चन से डाल दूं, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 500 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करूं, लेकिन मुझे मोटिवेशन आया नहीं है। ये मेरे को देख के पता पड़ेगा, आपके रिस्पॉन्स से पता पड़ेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखिए तो मतलब और कुछ वैल्यू ऐड हुई है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट एक जरूर कर दीजिए, हाँ भाई कि भाई 500 कंप्लीट कर, इस सीरीज का कुछ हेल्प है, हेल्पफुल है ये सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।